Good morning, students. So last time we have read chapter number 2 of English literature. So today we will continue this chapter. हाँ. So बच्चों हमने पढ़ा था कि नेल्सन मंडेला ने किस तरह से अपनी विक्ट्री पर इनॉग्रेशन सेरेमनी के टाइम पर उन्होंने स्पीच दी थी, है ना। और नेल्सन मंडेला कौन थे? फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। हाँ, सो लास्ट में हमने पढ़ा था a few moments later we are lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union buildings. तो सबने जब इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रही थी तो सबने ऊपर आसमान में देखा तो जो साउथ अफ्रीकन जेट्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे, वो सब क्या कर रहे थे? हवा में करतब कर रहे थे। हाँ, कहाँ पर? यूनियन की बिल्डिंग पर। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। और ये सिर्फ सेना का हेलीकॉप्टर नहीं था, लेकिन ये डेमोक्रेसी के लिए उनका किया गया सैल्यूट था, यानी कि उनका सम्मान था। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। और ऐसी गवर्नमेंट, ऐसी सरकार जो कि बिल्कुल एकदम फ्रीली और फेयरली इलेक्ट हुई है। Only moments before the highest generals of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals। और जो जनरल्स थे, जो मेजर थे, जिनकी चेस्ट पर पूरे मेडल्स थे, पूरा रिबन्स बने हुए थे। I was, हाँ, and medals from days gone by saluted me and pledged their loyalty। उन्होंने मुझे सल्यूट किया और अपनी लॉयल्टी के लिए उन्होंने शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me। कह रहे हैं कि ये जो जर्नल्स है, जो मेडल्स वाले जो बड़े ऑफिसर्स हैं, ये मुझे सल्यूट तो कर रहे हैं, लेकिन मैं इस बात को भी भूला नहीं हूँ कि बहुत सारे ईयर्स तक, बहुत सारे सालों तक यही लोग थे जो मुझे कैद कर रखते थे, मुझे अरेस्ट करते थे, है ना। फिर finally a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag। और तभी शेवरन का मतलब बताया था a pattern in the V shape। तो शेवरन बनाया जेट्स ने किस कलर का? वी शेप का। कई कलर्स थे उसमें। कौन कौन से कलर्स थे? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, जो कि नए साउथ अफ्रीकन फ्लैग के कलर्स थे। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems। और उस दिन हमारे कंट्री के दो नेशनल एंथम्स गाए गए। and the vision of white singing Nikos Sikele Africa, and black singing Die Step and the old anthem of the Republic। सो ब्लैक लोग क्या गा रहे थे? डाई स्टेम गा रहे थे, और अफ्रीकी के लिए
व्हाइट के लिए निकोसी अकेले का अफ्रीका है। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart। तो कह रहे हैं कि आज पहला दिन था तो एंथम सबके लिए बहुत न्यू था, लेकिन मुझे पता है वेरी सून दे लर्न इट बाय हार्ट, उनको सब कुछ याद हो जाएगा। On the day of the inauguration के दिन, I was overwhelmed with the sense of history in the first decade of 20th century, a few years after a bitter Anglo-Boer war and before my own birth। मेरे जन्म से भी पहले बहुत ज्यादा यहाँ की स्थिति खराब थी, जब वॉर चल रही थी तो बहुत ज्यादा स्थिति खराब थी। The white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land। Dark-skinned people के against जो white-skinned people थे, वो लड़ाई करते रहते थे, उनको टॉर्चर करते रहते थे उन्हीं की लैंड पर, उन्हीं की जगह पर। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known। और उस समय ऐसी ऐसी चीजें हो रही थी कि मानवता की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा इनह्यूमन अगर कुछ काम किया गया था, सोसाइटी बना दी गई थी, तो वो उसी जगह की थी। Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, मेरे खुद ही 8 दशक हो चुके हैं, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights of freedoms of all peoples regardless of the color of their skin। So अब ऐसा समय आ गया है कि अब किसी के कलर ऑफ स्किन की वजह से उसको डोमिनेट नहीं किया जाएगा। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। और उस दिन मुझे याद आ रहा है कि हजारों की संख्या में मेरे जो लोग थे, मेरे साथी थे, उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है। Unimaginable sacrifices of my thousands of my people, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। Unimaginable मतलब कोई सोच भी नहीं सकता जिस तरह से उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। People whose suffering and courage can never be counted or repaid। जिन्होंने इतना सहा है और इतना साहस दिखाया है, उनके करेज को कोई भी भुला नहीं सकता, मतलब उनका करेज बिल्कुल भी भुलाने लायक नहीं है। I felt that day as I have on so many other days। श्रेष्ठ। Yes ma'am, good afternoon ma'am। गुड आफ्टरनून। आवाज क्लियर है? Yes ma'am। हाँ, तो वो नेल्सन मंडेला क्या कह रहे हैं? That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid। उनको अपने इनॉग्रेशन के डे पर याद आ रहा है, जो उनके हजारों साथी थे जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपनी जान का सेक्रीफाइस कर दिया। उनका जो सेक्रीफाइस है वो ना तो भुलाया जा सकता है, ना ही तो उसको चुका सकते हैं। I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैं आज के दिन में उन सभी को याद कर रहा हूँ, सारे पेट्रियट्स को, सारे देशभक्तों को याद कर रहा हूँ, जिनके सेक्रीफाइस की वजह से आज ये दिन देख रहा हूँ। That long and noble line ended and now began again with me। और वो हमेशा उनका जो सेक्रीफाइस है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought। और वो क्या कह रहे हैं? मैं उनको कभी भी थैंक्स नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं हमारे बीच, ये सब देखने के लिए कि उनके सेक्रीफाइस की वजह से आज क्या हो रहा है। The policy of apartheid created a deep lasting wound in my country and my people। What is the meaning of wound, Sesh? Yes ma'am,
What is the meaning of wound? Wound. WOUND. घाव. So the policy of apartheid created a deep and lasting wound. ऐसा जो श्वेत लोगों ने जो शासन किया है, जो हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं, उसने एक ऐसा घाव दिया है जो लास्टिंग, जो हमेशा भरेगा नहीं, जिसका घाव कभी नहीं भरेगा. इन माई कंट्री एंड माई पीपल, मेरे देश में और मेरे लोगों का जो उन्होंने घाव दिया है. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सबको कई सारी generations लग जाएंगी, तब हम उस दुख को भुला पाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that was that it produced the Oliver Tambo's. अभी देखो ये नाम ले रहे हैं, कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं जिनका जो लॉस है वो भूल नहीं पा रहे, और जिनका योगदान जो था इस स्वतंत्रता में वो बहुत ज्यादा था. वो कौन लोग थे? ऑलिवर टम्बोज, द वॉल्टर टिसलूज, द चीफ लिटलिस, द यूसुफ डैंडूज, द ब्राउन फिशर्स, द रॉबर्ट Sobuquis of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. क्या कह रहे हैं? इन लोगों के जैसे ये जो लोग हैं, ऑलिवर टम्बू और रॉबर्ट सोबुक्वी जैसे जो लोग हैं, ये बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो जन्म लेते हैं. अब इनके जैसे लोग देखना बहुत ही मुश्किल है. आप ही सोचिए, जो भगत सिंह थे, भगत सिंह के बारे में आप जानते हो श्रेष्ठ? यस मैम, फ्रीडम फाइटर हाँ, थे तो इंडिया के. हाँ, उनका सेक्रीफाइस कितना बड़ा था. 21 ईयर्स की एज में उन्होंने फांसी पर चढ़ने को वो तैयार हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने कंट्री के इंडिया के फ्रीडम के लिए. लिए. आज ऐसा कोई आपको दिखता है जो ऐसा करने को तैयार हो जाए? नो मैम. अगर कोई कुछ करता भी है, दिखावा भी करता है कि हाँ मैं कुछ भी कर दूंगा देश के लिए, तो वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है. लेकिन जो भगत सिंह जैसे लोग थे, उनको उनके घर वालों ने समझाया, उनके फ्रेंड्स ने समझाया, फिर भी उन्होंने नहीं मानी बात, और उन्होंने कहा कि कुछ भी, ये जो लाइफ है, ये जो यूथ है, मेरा जो यंग एज है, इसका क्या काम अगर मैं किसी के इशारों पर जीऊं, अगर मैं, मुझे कोई स्वतंत्रता ना दे, मैं परतंत्र होकर जीऊं, तो क्या मतलब है ऐसे जिंदगी का. तो उन्होंने देश के लिए सिर्फ अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला भी अपने देश के कुछ ऐसे महान पेट्रियोट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि इनका जो लॉस था ये बहुत बड़ा है, और ऐसे लोगों को, इनका जो करेज था, विजडम था, जेनरोसिटी थी, that their life may never be known again. अब इस तरह से कभी भी नहीं देखा जा पाएगा. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. और इतना महान व्यक्तित्व बनाने के लिए बहुत ही गहरी सोच होनी चाहिए, बहुत ही गहराई चाहिए, तभी कोई किसी का कैरेक्टर इतना महान हो सकता है. अब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, गांधी जी, जिन्होंने देश के लिए पूरी अपनी लाइफ खत्म कर दी, उनके लिए अपना कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ देश की फ्रीडम इम्पोर्टेंट थी. तो वो बता रहे हैं कि ऐसे लोगों का जो कैरेक्टर होता है, ये भावना जो उनके अंदर आती है कि मुझे अपना कुछ भी नहीं करना है, ना तो मैरिज, ना तो अपनी लाइफ, ना तो लव, ना ही तो वेल्थ, किसी चीज की इनको परवाह नहीं होती. वो सिर्फ और सिर्फ कंट्री का फ्यूचर देखते हैं. तो ये कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ चाहिए. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स. और ये बता रहे हैं कि इनकी जो कंट्री है साउथ अफ्रीका, यहाँ पर बहुत सारे संसाधन हैं, दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो कि मिट्टी के अंदर है. बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनर एंड truer than the purest diamond. तो कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में वैसे तो बहुत सारे संसाधन हैं जिससे हमारे देश की इकोनॉमी बढ़ सकती है, लेकिन आई पर्सनली फील दैट कि जो मेन जो डायमंड है, जो वेल्थ है, जो अमीरी है हमारे कंट्री की, वो कौन है? हमारे पीपल, हमारे लोग. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. और
जो फ्रीडम के लिए जो लड़ाई हुई थी, जो फ्रीडम फाइटर्स ने सेक्रीफाइस दिया है, उसको देखने के बाद मैं अब जान सकता हूँ कि व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ करेज। साहस असल में क्या चीज होती है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea। मैंने इस स्ट्रगल में कितने सारे ही लोगों को अपनी जान देते हुए देखा है, आदमी हो, औरतें हो, कोई भी हो। I have seen men stand up to attacks and torture without breaking। मैंने देखा है कि लोग कैसे एक मतलब लगातार टॉर्चर करते रहते हैं, बिना रुके हुए, बिना थके हुए किसी को कितना टॉर्चर कर सकते हैं, कितना उनको परेशान कर सकते हैं। शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। वो इमेजिन करना ही कितना दुखदाई है कि कैसे हमारे लोगों के ऊपर टॉर्चर किया जाता था, उनको पीटा जाता था। बट आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रम्प ओवर इट। तो वो क्या कह रहे हैं कि वहां से मैंने सीखा है कि जो साहस होता है वो निडर होना साहस नहीं है। साहस होता है डर पर ट्रिम्फ करना। द मीनिंग ऑफ ट्रिम्फ इज विजय। The brave man is not he who does not feel afraid। बहादुर उसको नहीं कहते हैं जो कि जिसको डर नहीं लगता है, but he who conquers that fear। लेकिन जिसको बहुत डर लगता है, किसी चीज से उसको बहुत डर लगता है और फिर भी वो अपने डर को जीतने जीतने के लिए उस पर काम करता है, उस पर जीतता है, उसको ही ब्रेव कहा जाता है। कितनी अच्छी बात है ये। फिर नो वन इज born hating another person because of the color of his skin। किसी को भी क्या है ये दिख नहीं रहा, क्या लिखे हो? अच्छा, वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? यस यस यस। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, आपकी तरफ भी बारिश बहुत हो रही होगी। अभी भी नहीं आ रही? हेलो मैम। हेलो। हाँ, अभी भी नहीं आ रही आवाज? यस मैम, आने लगी। बारिश बहुत हो रही है ना, इसीलिए। यस मैम, आने लगी। हाँ, so no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion। so किसी को भी, कोई भी इस ऐसे पैदा नहीं होता है कि उसको उसी समय पता चल जाए, इसीलिए वो पैदा हो जाए कि वो दूसरों को हेट करेगा क्योंकि उसका कलर और स्किन खराब है, या फिर वो किसी गलत किसी छोटे बैकग्राउंड से आता है या गरीब है ना। इस तरह से कोई भी इंसान नहीं बनाया जाता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को सिखाया जाता है। अब कोई छोटा बच्चा है, किसी के घर में है छोटा बच्चा, तो उसको बचपन से थोड़ी ये बात पता रहेगी कि क्या ऊंचा है, क्या नीचा है, किसको हमें हेट करना चाहिए, क्या खराब है, क्या अच्छा कलर है। लेकिन उसको सिखाते हैं लोग। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। वो देखेगा, जैसे जैसे छोटा बच्चा देखता रहेगा अपने आसपास के लोगों को कि वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वैसे वैसे उसका भी
चेंज होता जाता है। इसीलिए जो लोग बुरे होते हैं वो उनको खुद वो अपने आप बुरे ऐसे बने नहीं रहते हैं, उनका माहौल ऐसा होता है कि वो वैसे बन जाते हैं। सो हाँ, people must learn to hate and if they can learn to hate they can be taught to love। और जिस तरह से लोगों को नफरत करना सिखा सकते हैं वैसे ही प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। For love comes from naturally to the human heart, then its opposite। लेकिन जो प्यार है, जो लव है, वो तो नेचुरल है ह्यूमन के हार्ट के अंदर। जो हेट होता है उसको तो लोग डालते हैं, लेकिन जो लव है वो तो ह्यूमंस में होता ही है। बस जरूरत क्या है उसको माहौल देने की। Even in the grimmest times in prison, when my command are and I were pushed to our limit। जब वो बता रहे हैं कि जब हम लोग जेल में थे, जब हम लोग प्रिजन में थे, जब मुझे और मेरे साथियों को एकदम मतलब लिमिट्स तक पुश कर दिया गया था, मतलब जो हमारा एकदम साहस को एकदम तोड़ने तक का पुश कर दिया गया था लिमिट हमारी। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। और उस समय जब हमारे ऊपर इतना बुरा समय था, हमको एकदम लिमिट तक टॉर्चर कर दिया गया था जेल के अंदर, तब मैंने अच्छाई देखी थी, लव देखा था किसके अंदर? उन्हीं उसी प्रिजन के एक गार्ड के अंदर। Perhaps just for a second, एक सेकंड के लिए ही चाहे, but it was enough to reassure me and keep me going। सोचो इतना, मतलब कहते नहीं डूबते को तिनके का सहारा। तो जब हम एकदम अपनी हिम्मत छोड़ने वाले थे, तब एक सेकंड के लिए ही सही, लेकिन उस गार्ड ने जो मेरे प्रति जेस्चर दिखाया है मानवता का, उससे मुझे एकदम एनर्जी मिली, दोबारा से मेरी एनर्जी रिबिल्ड हो गई। बट इट वॉज इनफ टू reassure me and keep me going। Man's goodness is a flame। इंसान की जो अच्छाई होती है वो एक मशाल की तरह होती है, that can be hidden but never be extinguished। वो जो अच्छाई होती है वो छुप सकती है, वो ऐसा हो सकता है कि वो दिखे ना, वो मशाल छुप सकती है, लेकिन वो कभी भी उसका जो उजाला है उसको कोई दबा नहीं सकता। इतनी अच्छी अच्छी बातें ये कह रहे हैं, और ये अच्छी बातें कोई इंसान कैसे कह सकता है जब उसने लाइफ में हद से ज्यादा चीजें एक्सपीरियंस करी हो। मतलब जो इंसान के कुछ इमोशंस होते हैं, लव, हेट, जेलसी, सैडनेस, अकेलापन, है ना, ये सारे जो इमोशंस है, इन सब को जब कोई फील कर ले, हर चीज का, हर इमोशन को कोई फील कर ले, तो वो लिखता बहुत अच्छा है और वो बताता बहुत अच्छे से है। तो नेल्सन मंडेला ने जो ये अपनी बातें बताई हैं, ये इसीलिए वो बता पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा बहुत सा ऐसा टाइम देखा है जिससे उन्हें ये एक्सपीरियंस मिला है। इन लाइफ, जिंदगी में, एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, है ना। जिंदगी में हर इंसान के पास कई ऑब्लिगेशंस, मतलब जिम्मेदारियां या कह लो कई चेहरे होते हैं। Obligation to his family, obligation to his parents, to his wife and children। So हाँ, कई दायित्व होते हैं, उनकी ड्यूटियां होती हैं। कैसी ड्यूटी होती है? फैमिली के लिए होती है, पेरेंट्स के लिए होती है, वाइफ और बच्चों के लिए होती है। एंड हिज ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। तो Yes, एक ma'am. आपका जो कर्तव्य है वो आपकी फैमिली के लिए है, आपके पेरेंट्स, फैमिली, जो फ्यूचर में फैमिली होगी उसके लिए। लेकिन एक आपका जो ऑब्लिगेशन है, जो आपका दायित्व है, वो किसके लिए है? अपनी कंट्री के लिए है, अपने समाज के लिए है, अपने आसपास के लोगों के लिए है। क्यों हम लोग समाज में रहते हैं? क्यों कहा गया है कि जो ह्यूमन है इज अ सोशल क्रिएचर, मतलब सामाजिक प्राणी है। क्यों है? क्योंकि समाज में रहना हमें आता है। हमें पता है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो हमारे कंट्री का जो सिंबल है और कंट्री की जो खास मॉन्यूमेंट है, चीजें हैं,
उनको कैसे हमें रिस्पेक्ट करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है ना। ये चीजें ये हमारे दायित्व में आती है, हमारे ऑब्लिगेशन में आती है कि हमारे कंट्री के सबसे पहले तो संविधान की रिस्पेक्ट करनी है हमको, और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे हमारी कंट्री को नुकसान हो। सो ये हमारे दो दायित्व होते हैं। जिसने अपने लाइफ में इन दो ऑब्लिगेशंस को जान लिया और इसको मानकर वो अपनी लाइफ जीता गया, तो लास्ट में जब वो इस दुनिया से जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है बच्चों कि सबको लाइफ में कोई भी यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं आया है ना, सबको एक न एक दिन यहाँ से जाना ही है। तो ऐसा कुछ करके जाना चाहिए हमें कि ना तो कोई बुरे वे में याद, हमें बुरे वे में कोई याद ना करे। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने दो ऑब्लिगेशन जो बताए हैं वो इसीलिए कि हमें अपनी फैमिली के लिए भी कुछ करना है और अपनी कंट्री और पीपल के लिए भी कुछ करना है ना। Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. और ऐसा नहीं है कि कोई भी इनेबल है इसको पूरा करने के लिए, इसको फुलफिल करने के लिए। हर इंसान के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने नेशन के लिए और अपनी फैमिली के लिए अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। जो नहीं करते हैं, जो बहाने देते हैं, वो सिर्फ बहाने ही रहते हैं, उसका कोई सच्चाई वो रीजन नहीं होता है। और द मीनिंग ऑफ इंक्लिनेशन इज नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर, मतलब हमारे अंदर वो चीज होती है कि हम अपने ऑब्लिगेशंस को पहचान लें। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका का कंट्री है, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. अब ये अपने बारे में ये बता रहे हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम थी। ये बता रहे हैं कि एक जो इंसान होता है, एक नॉर्मल इंसान जो होता है, उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को आराम से पूरा कर ले। लेकिन जिस तरह की मेरी कंट्री थी, मेरी एज की मतलब मेरी एज मतलब जब मैं पैदा हुआ था, जब मेरा जो समय चल रहा था, उस समय जैसा साउथ अफ्रीका का हाल था, एक इंसान के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल था कि वो एक टाइम पे अपनी दोनों ऑब्लिगेशंस को कंप्लीट कर पाए, फुलफिल कर पाए। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. सोचो, साउथ अफ्रीका के अंदर इतनी बुरी कंडीशन थी, अब वो अपनी बात होता है जब उनका टाइम था, कि कोई इंसान अगर जो उनके कलर का, उनके जैसे ब्लैक जो पीपल थे उनकी बात कर रहे हैं, उस तरह का जो भी इंसान था, उसको अपनी लाइफ जीने के लिए भी मतलब मुश्किल कर दिया गया था कि वो एज अ ह्यूमन बीइंग भी अपनी लाइफ ठीक से जी नहीं सकता था। उसके ऊपर इतना टॉर्चर किया जाता था। उसको क्या करते थे, पनिश करते थे और आइसोलेट कर देते थे, मतलब उसको जेल में बंद कर देते थे, उसको पनिश करते थे। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज eventually ripped from his family and his home and was forced to live a life apart, a life existence of secrecy and rebellion. What is the meaning of rebellion? Yes, बताइए, ma'am. रिबेलियन की मीनिंग क्या है? मैम विद्रोही। विद्रोही। हाँ। तो साउथ अफ्रीका में जिस समय जब लोग देश के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए जब खड़े होते थे, कि उनको व्हाइट पीपल का जो रूल था वो बुरा लगता था और वो उसका विरोध करते थे, तो उनको उनकी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, उनको एकदम अलग थलग कर देते थे, जेल में बंद कर देते थे कि वो अकेले रहे, और एकदम आइसोलेट कर देते थे, और उनको रिबेलियन घोषित कर देते थे, मतलब विद्रोही बता देते थे। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व, हाँ, I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father, and a husband. वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एक इंसान का दायित्व होता है, मैंने भी दोनों निभाने की कोशिश की थी, मैंने भी अपनी फैमिली और कंट्री दोनों को सर्व करना सोचा था, लेकिन जिस तरह से हमें वहां पर आइसोलेट कर दिया जाता था और प्रताड़ित किया जाता था, अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता था, तो मुझे एक चीज को चूज करना पड़ा,
सिर्फ मैं एक अच्छा कंट्रीमैन बन पाया, एक अच्छा पेट्रियोट बन पाया, लेकिन मैं ना तो एक अच्छा फादर बन पाया, ना हस्बैंड बन पाया, ना सन बन पाया, और ना ही तो एक अच्छा ब्रदर बन पाया। सो आई थिंक दैट इज इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, ठीक है? Yes, ma'am. Thank you, ma'am. चलो, इसके बाद आपको पता है ना आपकी सेकंड क्लास है। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes. चलो, थैंक यू, बाय।